Hello everyone, my name is Nandini Mahajan and you are watching लॉपुत्रा यूट्यूब चैनल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट करनी हो, अगर कोई चेंजेस लाने हो तो उसके रिगार्डिंग प्रोविज़न भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही दी गई है, जो कि आर्टिकल 368 में दी गई है, जहां हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट ला सकते हैं। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए किए गए हैं, जो कि हमारे जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1951 में एक्ट पास किया गया था। इस एक्ट में सेक्शन 19 में क्लॉज 2 में 3 न्यू रिस्ट्रिक्शंस ऐड की गई। पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट एंड थर्ड वन इज इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ये तीन न्यू रिस्ट्रिक्शंस ऐड की गई। इसके साथ ही रिस्ट्रिक्शन वर्ड के साथ रीजनेबल टर्म भी जोड़ा गया, जो कि बताता है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये जस्टिसिएबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है। ओके, तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में ही 9th शेड्यूल भी ऐड किया गया, जिसमें कुछ लॉज, सर्टेन लॉज जो कि लैंड रिफॉर्म्स की तरह है, जो लॉज अगर गवर्नमेंट चाहती है कि उन लॉज पे जुडिशियल रिव्यू ना किया जाए तो उन लॉज को वो 9th शेड्यूल में ऐड कर दे तो उन पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। लाइक लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, अगर ये ऐड किया गया कि इन 9th शेड्यूल, इस मोटिव के साथ कि 9th शेड्यूल को जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। आगे फर्स्ट शेड्यूल में ही सेक्शन 15 में क्लॉज 4 भी ऐड किया गया, जिसमें स्टेट को पावर दी गई कि वो अपनी स्टेट के वेलफेयर के लिए, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड सोसाइटी के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 7th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1956 में पास किया गया। इस एक्ट में जो सेक्शन 1 में स्टेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, उसको अबॉलिश करके स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करके स्टेट्स और यूनियन स्टेट्स सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ओके, तो इस एक्ट में बस इतना ही था, इतना ही अमेंडमेंट, इतना ही चेंज किया गया। आगे नेक्स्ट है 24th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1971 में पास किया गया। इसमें आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में न्यू सेक्शंस ऐड किए गए। आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 ऐड किया गया एंड 368 में क्लॉज 3 ऐड किया गया, जिसमें बताया गया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को भी। ये अमेंडमेंट गोलकनाथ केस की जजमेंट को ओवररूल करने के लिए पास की गई थी, जिसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। आगे 24th अमेंडमेंट एक्ट में ही कहा गया कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोथ हाउसेज से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट को उस पे अपनी असेंट देनी ही पड़ती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1976 में पास किया गया था। इस अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहती है, बिकॉज इस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी का टाइम था और इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑलमोस्ट हर पार्ट में कोई ना कोई चेंजेस, कोई ना कोई अमेंडमेंट लाई गई थी, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही उस टाइम का बहुत ही डिबेटेबल और बहुत ही कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट थी ये। तो जानते हैं इस अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ। यहाँ पे पार्ट 4A ऐड किया गया, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में नहीं बताया गया था, पर इस अमेंडमेंट के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट 4A ऐड किया गया। पार्ट 14A भी न्यू ऐड किया गया, जिसमें वेरियस मैटर्स से रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स को इस्टेब्लिश किया गया। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ही प्रेसिडेंट के पास पावर कम कर दी कि उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एड एंड एडवाइस है उसको उससे रिलेटेड ही डिसीजन लेने पड़ेंगे। जो वो एड एंड एडवाइस देगी प्रेसिडेंट वही डिसीजन लेगा। इसी अमेंडमेंट में प्रियम्बल में भी 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए गए थे, जो कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ये 3 न्यू वर्ड्स प्रियम्बल तक में भी ऐड किए गए हैं। लाइक देखो कि इस अमेंडमेंट ने प्रियम्बल में भी कोई ना कोई चेंजेस लाई है, तो इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है।
आगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को भी कम कर दिया गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे अपनी जुरिस्डिक्शन नहीं कर सकती है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ही 3 न्यू डीपीएसपी ऐड किए गए, जो कि थे 39 है, 43 है, 48 है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 44th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1978 में पास की गई थी। इस अमेंडमेंट को, जो 42nd अमेंडमेंट है, जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान पास किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स है, अगर कोई मिस्टेक्स है, तो उसमें अगर करेक्ट करने के लिए, उस प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए ये अमेंडमेंट पास किया गया था। इसमें काफी ऐसे कुछ ऐसे चेंजेस किए गए, कुछ ऐसे मतलब कि उनको दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में लाया गया, जो कि 42nd अमेंडमेंट के टाइम पे चेंज कर दिए गए थे। इसी एक्ट में आर्टिकल 358 के अंदर नेशनल इमरजेंसी जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण उठी थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस हटाकर उसको आर्म्ड रिबेलियन का नाम दे दिया गया कि नेशनल इमरजेंसी का एक कारण इंटरनल डिस्टर्बेंस अब नहीं होगा, अब आर्म्ड रिबेलियन होगा। 44th अमेंडमेंट एक्ट में ही बताया गया है कि प्रेसिडेंट अगर नेशनल इमरजेंसी अगर करेगा, उसको कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर सजेशन माननी पड़ेगी, बट वो उनको उसकी रिटर्न सजेशन माननी पड़ेगी। नेशनल इमरजेंसी की अगर रिटर्न सजेशन आई होगी तभी प्रेसिडेंट उनकी सजेशन मानेगा, ऑरल नहीं मान सकता। आगे 44th अमेंडमेंट एक्ट में ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जो पावर थी 42nd अमेंडमेंट के दौरान जो चली गई थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे कोई जुरिस्डिक्शन नहीं दे सकते, उनकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है, उसको भी अबॉलिश कर दिया गया कि अब उनकी पावर को जो पहले कटेल की गई थी वो अभी दोबारा से वैसी ही हो गई है। वो जुडिशरी अपनी कहीं पे भी जुरिस्डिक्शन दे सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही। आगे बताया, आगे प्रेसिडेंट के पास जो पावर थी कि प्रेसिडेंट को जो 24th अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया था कि वो उसको अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात माननी ही पड़ती है, तो इसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात मान सकता है, बट ये उसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर अगर वो चाहे तो वो रिकंसीडर के लिए बिल को वापस भी भेज सकता है। बट अगर सेकेंड टाइम फिर से हाउस से पास होकर उसके पास बिल आएगा तो उसको अपनी कंसेंट देनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 61st अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1988 में पास किया गया था। इसमें जो वोट करने की एज थी 21 ईयर्स की एज थी वोट करने की, उससे कम करके इसको 18 ईयर्स कर दिया गया। लाइक अब 18 ईयर्स का पर्सन भी लोकसभा राज्यसभा किसी भी इलेक्शन में वोट दे सकता है। आगे नेक्स्ट अमेंडमेंट है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस दी गई। लाइक 21A सेक्शन ऐड किया गया, जिसमें बताया गया कि 9 to 14 ईयर्स की एज के चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन फ्री और कंपलसरी है। डीपीएसपी में आर्टिकल 45 ऐड किया गया, जिसमें बताया गया कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो चिल्ड्रन को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। एंड 51A फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की, जिसमें पेरेंट्स को कहा गया कि ये उनकी ड्यूटी है कि वो अपने चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड करे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है अमेंडमेंट एक्ट 103rd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 में रिसेंटली ही पास किया गया था। यहाँ पे आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 में न्यू क्लोजेज ऐड किए गए। आर्टिकल 15 में क्लोज 6 एंड आर्टिकल 16 में क्लोज 6, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट 10% रिजर्वेशन के लिए कहा गया। ये एक न्यू कंसेप्ट है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनके लिए पब्लिक ऑफिस में या एजुकेशन सेक्टर्स में उनके लिए 10% रिजर्वेशन होनी चाहिए। और ये थी सम इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स जो कि हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा कि ये जो अमेंडमेंट्स मैंने आपको बताई आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आपको लगता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। हम आपका आंसर जरूर देंगे। एंड अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए डेली बेसिस पे अपने लॉ फील्ड से रिलेटेड, अपनी स्टडी से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमारे लॉ पुत्रा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।